हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी टॉपिक का कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आलोक श्रीवास्तव, अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, लेसन 8 है हमारा, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो फर्स्ट डिफिनीशन वर्क के बारे में, वर्क क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ द वर्क। तो डेफिनीशन जो है वो एग्जैक्ट ये है कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स मूव्स एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डिफिनीशन तो सरल है, लेकिन उसको डिफिनीशन को थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके माइंड में बैठे कि कन्फ्यूज़न ना रहे बाद में कौन सी डेफिनेशन होती। तो ये कह रहे हैं वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन, वर्क हुआ या मिला हुआ तब माना जाता है। कब माना जाता है? केवल तब, कंडीशन लगा दिए ओनली व्हेन। ठीक है, तो ओनली व्हेन ये कौन सी कंडीशन है? ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अगर एक बॉडी है आपकी और उसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ आपने, जैसे ये ब्लॉक है इसमें हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया हुआ है, ये सिचुएशन है कि बॉडी है उसमें कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो होता क्या? मूव्स एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये कह रहे हैं जब फोर्स आप बॉडी में लगाएंगे तो वो शिफ्ट कर जाएगी। ऐसे लगाएंगे तो ये थोड़ी दूर शिफ्ट कर जाएगी, फोर्स लगाएंगे। शर्त ये है कि ये मूवेबल हो। ठीक है, वो तो ये हमने फोर्स लगाया और मूव करी। तो जब बॉडी में फोर्स, हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मूव्स, वास्तव में बॉडी मूव करती है। और क्या मूव करती है? थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये कह रहे हैं कि मूव करती है, कुछ डिस्टेंस चलती है, इधर से उधर जाती है। किस और क्या कह रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो फोर्स आपने लगाया है उस फोर्स की दिशा में वो मूव करती है, फोर्स की दिशा में मूव करेगी। तो ये डेफिनेशन है। तो कह रहे हैं वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, ये नहीं कि आपका वेरिएबल कर रहा है। मतलब कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब है यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, एफ ही एफ लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि F1 यहाँ लग रहा है, F2 यहाँ लग रहा है, तो ब्लॉक का आप वर्क डन, फिर उसको निकालने की दूसरी विधि हो जाएगी। तो एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स मूव्स एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस। फोर्स लगाने पे बॉडी थोड़ा डिस्टेंस आगे चली जाती है। और कैसे जाती है? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में जब बॉडी मूव कर जाती है, आपको दिख जाता है, नाप लेते हैं कि आप 1 सेंटीमीटर थी दूरी, अब वो बढ़ के जो है 5 सेंटीमीटर हो गई है, तब कहा जाता है कि वर्क एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वर्क हो चुका है या डन हुआ। ठीक, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। 3 तरह के एग्जाम्पल मैंने रखे हैं। मान लीजिए एक स्लाइडर है, तो उसमें ये ऐसे लगा हुआ है हुक, और उसको स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ तक आ गया। तो इसको स्लाइड कराने में एक फोर्स हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है। तो उस कांस्टेंट फोर्स को लगाने में स्लाइडर कहाँ से कहाँ तक चलता है? स्मॉल एस डिस्टेंस चलता है। तो इसका तो इस घटना के बाद हम क्या कहेंगे? इस फोर्स ने इस स्लाइडर पर वर्क किया है। तो कितना वर्क किया है? वर्क होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो F इंटू एस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें वर्क हुआ है, लेकिन वर्क की क्वांटिटी जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक रिजिड वॉल है, दीवार है, ऐसे कोई भी कहीं दीवार है, उसमें एक आदमी कांस्टेंट फोर्स F लगाता है। t बराबर 1 सेकंड में भी F रखता है और t बराबर 2 सेकंड में भी F रखता है। F लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है।
अब लेकिन बॉल तो बॉल है, वो तो हिलेगी नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कैलकुलेट करा हमने, s = 0। तो इसका जब आप निकालोगे मैग्नीट्यूड तो वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स, अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो s तो 0 है, तो F × 0 = 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब एक तीसरा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, वहाँ कुली है, तो वो कुली क्या करता है कि सामान अपना उठा लेता है ऐसे, और फिर उसके बाद चलता है। कितना डिस्टेंस चलता है, मान लीजिए स्मॉल s डिस्टेंस चलता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल s डिस्टेंस चलता है। तो स्मॉल s डिस्टेंस चलता है तो दो केस हो सकते हैं। देखिए दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर। एक तो ये हवा के अगेंस्ट चल रहा है, तो फोर्स, एयर का फोर्स इस तरह हो सकता है होता ही है। और दूसरा फोर्स इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो mg के बराबर, ठीक है। तो इन दो केसों में वर्क डन कितना होगा ये अनुमान लगाते हैं। तो देखिए एयर के अगेंस्ट जो वर्क किया जाएगा वो 0 नहीं होएगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि मान लीजिए ये ऐसे फोर्स लगा के ऐसे चलता है, पैर से फोर्स लगा रहा है, पैर से फोर्स लगाता है, वो पैर से फोर्स लगा रहा है, एयर के अगेंस्ट लगा रहा है और हमेशा कांस्टेंट लगा रहा है, ठीक है। तो उसमें s 0 नहीं है, f भी 0 नहीं है, तो एयर के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन दूसरा केस जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर निकालना चाहें हम वर्क, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कोई भी पार्टिकल लिया तो उसमें mg नीचे की ओर लगता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन के फोर्स के अगेंस्ट अगर वो काम करेगा तो ग्रेविटेशन के फोर्स में ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है इसका, लेकिन इधर कितना डिस्प्लेसमेंट है, इधर जैसे मान लीजिए h है, ये h हाइट है और यहाँ पर भी h हाइट है, तो यहाँ h हाइट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? h अभी भी है और बाद में भी h है, तो ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में जो वर्क होगा वो 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वर्क 0 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं 0 तो वर्क नहीं 0 होगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, याद रहेंगी आपको। अब इसमें दूसरा टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, नंबर 2, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब हम लोग फोर्स को मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं उसकी डेफिनेशन बताएंगे और फिर उसमें 2 एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो देखिए वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, कांस्टेंट पे जोर देना है, क्योंकि ये जो टॉपिक जो शुरू के हैं वो कांस्टेंट फोर्स पे हैं, और वेरिएबल फोर्स होगा, अगर बदल रहा होगा तो बाद में उसका टॉपिक है, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग डन क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन, किसका वर्क डन, बाय ए कांस्टेंट फोर्स। फोर्स बदल नहीं रहा, वेरिएबल नहीं। अब चलिए डेफिनेशन आते हैं। तो वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट। तो वर्क डन कैसे मेजर करा जाता है, 2 चीजों के प्रोडक्ट से करा जाता है। तो वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स and the displacement of the body in the direction of the force या that force, ठीक है। तो फिर से इसको रिवाइज करिए, वर्क इज मेजर्ड, तो वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, द अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स, अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स लिया, और एंड द डिस्प्लेसमेंट, and the displacement of the body, displacement of the body in the direction of the force, in the direction of the force। तो एज सच तो डेफिनेशन ये हुई कि आपको वर्क डन निकालना है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। लेकिन ये वर्क डन किधर आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, दोनों हो सकती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इज इक्वल टू वर्क। लेकिन इसको बाद में कैसे थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए, अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स, कौन सा फोर्स ले रहे हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं रह रहे अभी, और डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में है,
इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, तो वो वर्क डन आ जाएगा। तो अब इसको फार्मूले में लिख लेते हैं। देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि कांस्टेंट है, ठीक। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक। तो इतना डेफिनेशन हो गया। अब हमसे कोई सवाल में कहेगा कि हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे एफ की वैल्यू बताओ, एस की वैल्यू बताओ, डायरेक्शन बताओ, तीन चीज़ें मालूम कर लेंगे। अगर उसी की डायरेक्शन में है तो एफ इंटू एस हो जाएगा, बाकी हम लोग फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल तो हमने यही वाला दिया है, सिंपल वाला। देखिए, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसमें एफ कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, और ये भी ब्लॉक है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन में। देखिए, यहाँ पर भी इसमें एफ ई फोर्सेस लग रहा है, फोर्स बदल नहीं रहा है। अब इस सिचुएशन को हमने रिकॉर्ड कर लिया, स्नैप ले लिया, तो हमने देखा कि ये कुछ एस डिस्टेंस चलता है। तो अब ये कह रहे हैं इतनी दूरी में कितना वर्क कैलकुलेट करो, तो कैसे, इसी डिफिनीशन से करेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। तो एफ कितना है, एफ ये है, एस कितना है ये, तो वर्क कितना हो गया, एफ इंटू एस, सिंपल वाला, वेक्टर वाला नहीं, सिंपल गुणा, ठीक है। अब देखिए, अगर फोर्स इस सिचुएशन में हो, यही ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, लेकिन फोर्स हमने इसमें ऐसे लगाया हुआ है, इंक्लाइंड लगाया हुआ है, इधर से लगाया, इधर जैसे रस्सी, मान लीजिए ब्लॉक रखा, हमने रस्सी पीछे लगा के बांध के खींच रहे, तो इतना थीटा डिग्री बनाता है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे फोर्स लगाया है। तो अब फिगर तो केवल इतना है, कितना कि एफ यहाँ लगाया है, थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल उसका है इधर से, एक्स एक्सिस डायरेक्शन से। तो अब ये कह रहे हैं फोर्स कैलकुलेट करिए, तो और डिस्प्लेसमेंट बता दिया इन्होंने, कह दिया एस दूरी चलता है। तो अब ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे, आप चकरा जाओगे कि ये तो फोर्स ऐसे जा रहा, पता नहीं ये एस इधर जा रहा। तो ये डिफिनीशन क्या बताती है, फोर्स की मैग्नीट्यूड लेनी है आपको, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। तो देखिए, डायरेक्शन जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, किस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस दिशा में। तो आप जो है एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये ऐसे जब बनाएंगे, ये ऐसे ये बनाएंगे ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये थीटा डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये इधर वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। बेस की साइड जो थीटा के बेस की साइड जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा। और इसका इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये चीज़ साइन थीटा हो जाएगी, तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा। तो एफ के दो कंपोनेंट हो गए, एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अब देखिए गेम क्या है, एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो इसके एस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक। और ये जो है एफ साइन थीटा, ये ऊपर उसको पिकअप करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहाँ से कंट्रोल हो जाएगा, एम जी से कंट्रोल हो जाएगा। बाहर तो नीचे लगता ही है, वो हमेशा लगता है। तो एम जी इक्वल टू एफ साइन थीटा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ऊपर भागेगा नहीं ब्लॉक, ठीक है। और एफ तो बचा क्या, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा जो बचा, उसने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में दिया, इधर की डायरेक्शन में, जिस दिशा में मूवमेंट हो रहा उस डायरेक्शन में। तो अब हम इसी डिफिनीशन निकाल रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हुआ, W वर्क इक्वल टू, तो फोर्स, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, एफ कॉस थीटा, एफ नहीं है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो गया, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो फार्मूला वही है,
वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स निकालना है तो एफ एस कॉस थीटा है। तो ये यहाँ तक डेफिनेशन थी। अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे थे वर्क डन कैसे जो है डिफाइन करा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा उसका फार्मूला, वेक्टर फॉर्म, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरे टॉपिक में हमने यहाँ तक पहुँच गए थे, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक पहुँच गए थे। और फिगर हमारा ये था कि एक कांस्टेंट फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर थीटा डिग्री पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की दिशा में डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा इंटू एस कर देते हैं। तो क्या फार्मूला बन जाता है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच का, वेक्टर या डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो अब ये फार्मूला तो हमारा आ गया, यही वर्क करता है हर जगह, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं। उसमें कई केस होते हैं। थीटा की वैल्यू बहुत हो सकती है, जीरो होगी। देखिए थीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, फिर 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, फिर उसके बाद 120 हो सकती है, 120 हो सकती है, 120 से 180 हो सकती है, 180 से 260 हो सकती है, और फिर ऐसे चल के ऐसे घूम के फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सब वैल्यू थीटा लेता है। तो उसमें से एक वैल्यू हम चेक करके आपको बता रहे हैं। देखिए अगर इफ़ थीटा इक्वल टू 90 हो, इंटरेस्टिंग केस है, थीटा इक्वल टू 90 होगा तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 होगा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 है, मतलब कि ऐसे चल रहा है, ये वेक्टर एस है, ये एस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, और एफ ये वाला डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो वह इसी फार्मूले से देखेंगे, W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस और कॉस 90 डिग्री। तो एफ एस इंटू ज़ीरो, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो अब इस रिजल्ट को डिफिनीशन के रूप में पढ़ लेना है, एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए फ़ायदा होगा। तो देखिए डेफिनीशन ये आई निकल के, ये यहाँ से डेफिनेशन क्या आई, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स नो वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, दोनों ही बातें। तो कह रहे हैं इफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर द फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, इस तरह की डायरेक्शन हो, तो नो वर्क इज डन, नो वर्क, कोई वर्क नोट नहीं होता है, नो वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स। या तो उसके, देखिए फोर्स एक ऐसे भी लग सकता है, ये डायरेक्शन है एस की और ये डायरेक्शन हो गई। अब कितना एंगल बन रहा है, इतना बन रहा है, 270 करीब बन रहा है। ठीक है, ऐसे बनता है। तो या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन हो, अगर इन द डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होता है और फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट भी कोई वर्क नहीं होता है। अब इसमें ये उलट गया, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू 270 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 270 की वैल्यू फिर ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, W इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स और नो वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आप कह दीजिए या कह दीजिए अगेंस्ट द फोर्स। वैल्यू ज़ीरो हो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बात फायदे की है कि अगेंस्ट द फोर्स भी ज़ीरो होता है और देन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में ज़ीरो हो गया वर्क, या फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में ज़ीरो हो गया। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अर्थ है
उसके चारों ओर एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। उसकी दिशा इधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर की ओर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। और इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल, कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसके सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे एक लट्टू लिया, लट्टू ने पत्थर बांधा आपने रस्सी में और उसका गोल घेरा इसी से बनाया, नचाएंगे तो क्यों वो ऐसे कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेकिन हर समय रस्सी तो तनी हुई है उससे आपके हाथ से, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन 90 डिग्री बना रही है। डिस्प्लेसमेंट इसे इधर है हर पॉइंट पे, और फोर्स किस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये सिचुएशन होती है कौन सी, देखिए एस इधर जा रहा है, एफ इधर जा रहा है, और बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, W इक्वल टू एफ सी इंटू एस कॉस थीटा। एफ सी देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब ये चक्कर काटेगा तो ये रस्सी मान लीजिए यहाँ से बंधी हुई है उसमें, तो ये रस्सी की टेंशन क्या हो जाएगी, एफ सी हो जाएगी, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही जिम्मेदार होता है किसी को वृत्ताकार सर्कुलर मोशन के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो वो ऐसे लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना हुआ, 90, तो यही केस हो जाएगा। देखिए यही केस हो गया, एफ सी इंटू एस कॉस 90, तो एफ सी इंटू एस इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, समझा दिया, तो है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन आपको बेटर आगे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक। थर्ड टॉपिक में ये जो टॉपिक हमने बताए थे, इसका वेक्टर फॉर्म से कैसे समझेंगे इसको, ये देखते हैं। तो देखिए टॉपिक का नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ वर्क W। तो W का वेक्टर फॉर्म में कैसे इंटरप्रिटेशन होता है वो देखेंगे। तो अब देखिए हम इसको प्रूफ ऐसे सिंपली ऐसे बता रहे, देखिए वी हैव बाय मैथमेटिक्स इफ F vector and S vector are two vectors, vector quantities, are two vector quantities, then F vector dot S vector is equal to Fs cos theta। मैथमेटिक्स का पढ़ा रहे हैं, देखिए ऐसा लिखा डेफिनेशन, F डॉट एस इक्वल टू Fs cos थीटा। और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इक्वल टू F का मॉड ले लीजिए, वैल्यू लेनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जैसे -3 मान लीजिए आई, तो आपने मॉड -3 करा तो वो प्लस होके आएगी, +3 आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू इसका मतलब है वैल्यू ऑफ F, और मॉड ऑफ S वेक्टर इसका मतलब है मॉड ऑफ S की वैल्यू, और कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा कौन सा एंगल है जो F वेक्टर और S वेक्टर के बीच में बना है। कैसे बना है, देखिए ये मान लीजिए S वेक्टर है और ये F वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री, ठीक है। तो दो वेक्टरों का, अब इन वेक्टरों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, तो डॉट लगा देते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाती है, निकल जाएगी Fs cos थीटा, ये मैथमेटिक्स कहती है। तो ये एक डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें हमको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं यहाँ रोक दीजिए, अब ये कह रहे हैं वी हैव, अब ये और भी क्या जानते हैं, W इक्वल टू Fs cos थीटा, और इसको दूसरी इक्वेशन बना ली। लेकिन ये इस कहने का, इनके कहने का क्या मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि वर्क की जो हमने डेफिनेशन बताई है आपको, उसमें क्या हमने देखा है कि W की वैल्यू होती है Fs cos थीटा, जबकि फिगर आपका क्या होता है, देखिए इधर F cos, ये इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, बीच का एंगल थीटा है, और ये वेक्टर है F cos थीटा, इसकी वैल्यू F cos थीटा है। ये किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, और जो दूसरा इसका कंपोनेंट होगा साइन थीटा वाला, वो mg से कैंसिल हो जाएगा, उसको बता दिया लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर। तो दो ही वेक्टर हो गए, F cos थीटा और थीटा और S वेक्टर, S वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक।
तो हमने यहाँ पर इतना सब डिस्कशन करा था, तो हम रिजल्ट पे पहुँचे थे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्ट था। कहाँ से लिया है? यहाँ से लिया है, ठीक। और दूसरी रिजल्ट हमने पहला कहाँ से लिया है? मैथमेटिक्स से लिया है कि अगर मान लो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं F और S और दोनों के बीच में थीटा एंगल पता है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एफ एस कॉस थीटा। अब ये कह रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, तो यहाँ भी एफ एस कॉस थीटा, यहाँ भी एफ एस कॉस थीटा है, इधर है एफ डॉट एस और इधर है डब्ल्यू। तो कौन कौन सी चीज़ें हमको मिल गई पता करेंगे? ये और ये। तो ये जब बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 W इक्वल टू एफ कॉस थीटा, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डॉट एस। तो W की वैल्यू क्या है? हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक। इसको लैंग्वेज फिर से बोलिए, W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर F इंटू और वेक्टर S। फिर से बोलिए F वेक्टर डॉट S वेक्टर। क्या बोलेंगे? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो इसको हमने यहाँ लिख भी दिया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ F वेक्टर एंड S वेक्टर, ठीक। तो ये वेक्टर फॉर्म से हो गया। अब ये डेफिनेशन आ गई तो इसको लैंग्वेज के रूप में भी लिख लेते हैं। देखिए, दस इस प्रकार वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अब यहाँ वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो अब हम जो है साधारण रूप से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, और वेक्टर फॉर्म में इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छा पसंद आया होगा। ओके।